अभी तक इस कोर्स में हमने एक कंपनी को स्टडी करने के बारे में जितना भी कुछ सीखा है वो सब एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू, एक डिटेल्ड केस स्टडी के थ्रू कवर करेंगे। साथ साथ इस पूरे प्रोसेस में जो जो मैं रिसोर्सेज यूज़ करूँगा, चाहे वो रिसर्च रिपोर्ट्स हो, चाहे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हो, एनुअल रिपोर्ट्स हो, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो, या जो कुछ भी और अगर मैं यूज़ करूँगा, वो सारे के सारे रिसोर्सेज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आप फ्यूचर में अगर इस तरीके की कोई भी केस स्टडी करते हैं, उस तरीके की कोई भी कंपनी को आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता रहे कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। तो यहाँ पे जिस कंपनी की केस स्टडी हम करने वाले हैं उसका नाम है LT फूड्स लिमिटेड। अब LT फूड्स सुन के शायद आपको लगे कि एक्चुअली में क्या करती है कंपनी, इसका नाम तो कभी सुना नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है। ये जो कंपनी है, इंडिया में जो दावत बासमती राइस आता है वो बासमती राइस की प्लेयर है। और क्योंकि बासमती राइस हम सभी लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा इसकी केस स्टडी करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसके शायद प्रोडक्ट्स यूज़ करे हों और साथ साथ जो है इसके बारे में ज़्यादातर लोग फेमिलियर होंगे, इसीलिए मैंने इस कंपनी की केस स्टडी को चूज़ किया। तो चलिए अब केस स्टडी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो LT फूड्स, सबसे पहला सवाल आता है कि मैं इस कंपनी तक पहुंचा कैसे। जैसे सबसे पहले जो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंपनी को स्टडी करने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि किस कंपनी को स्टडी करना है, वो हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में लाया करनी चाहिए। तो इसके बारे में जो है एक्चुअली में मेरे को पता चला जब मैं US में रहता था। तो US में इंडियन सुपर मार्केट्स होती हैं। इंडियन सुपर मार्केट्स का मतलब नॉर्मल सुपर मार्केट जहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी मिलती है। क्योंकि जो है वहीं से ही मैं मेनली शॉपिंग किया करता था, वहाँ पे ज़्यादातर लोग एक ब्रांड यूज़ करते थे जिसका नाम था रॉयल, राइस का ब्रांड। इनफैक्ट हमने वहाँ पे कई ब्रांड्स ट्राई करे, इंडिया गेट, दावत, ये भी मिला करते थे, लेकिन रॉयल एक ऐसा ब्रांड था जिसका राइस हमने ट्राई करा। ये थोड़ा सा सस्ता था कंपेयर टू बाकी ब्रांड्स, लेकिन टेस्ट में बाकी ब्रांड से ज़्यादा बेटर था। तब मुझे नहीं पता था कि ये ब्रांड एक्चुअली, रॉयल जो ब्रांड है वो एक्चुअली में जो दावत, जो इंडियन कंपनी है, उसी का ब्रांड है। मुझे लगता था कि जो है ये कोई बाहर का ब्रांड होगा रॉयल, इसका तो मैंने आज तक कभी नाम नहीं सुना, क्योंकि इंडिया में ये बिल्कुल भी फेमस नहीं था। अब यहाँ पे मुझे एक क्यूरियोसिटी आई, क्योंकि मैं US में रहता था और मेरे फ्रेंड्स हों चाहे मैं हो, हम सभी जो है रॉयल के ही राइस यूज़ किया करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था, थोड़ा सा सस्ता भी था। तो मेरे को क्यूरियोसिटी आई और मैंने सोचा कि इसको रिसर्च करता हूँ, क्या पता ये एक लिस्टेड कंपनी हो। तो बेसिकली मैं गूगल पे और मैंने डाला रॉयल बासमती राइस कंपनी, ताकि पता लगा सकूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को पता चला कि भाई ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में LT फूड्स करके एक कंपनी है, जो कि एक्चुअली में इंडियन कंपनी है। तो जब मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा और रिसर्च करने बैठा तो मुझे पता चला कि ये तो एक्चुअली इंडियन कंपनी है, जो दावत, जो बेसिकली राइस है इंडिया की, वही कंपनी है जो US में रॉयल ब्रांड से जो है राइस बेचती है। तो मुझे लगा अरे वाह, ये तो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसको तो मुझे और पढ़ना चाहिए। तो फिर उसके बाद जाके जो है मैंने इसके थोड़े बहुत जो है वैल्यूएशंस वगैरह देखे, थोड़ा बहुत देखा कि इसके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैसे कर रहे थे, और इसको जो है मैंने और डिटेल में पढ़ना शुरू करा। अब यहाँ पे सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये जो प्रोडक्ट था वो मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में था। मैं इसका एक कंज्यूमर था, मुझे पता था कि ये जो ब्रांड है रॉयल, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। साथ साथ जितने मेरे दोस्त हैं वो सब इसको यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ जो है इसकी प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये तो था एक जनरल आइडिया, मुझे लगा कि हाँ भाई इस कंपनी को मुझे स्टडी करना चाहिए। अब इसके बाद जो सेकंड यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो था वो मैंने लिया। मैंने सबसे पहले जाके इसका मार्केट शेयर चेक करा कि एक्चुअली में ये ब्रांड कितना फेमस है, और सरप्राइजिंगली US में 50% बासमती राइस का मार्केट शेयर लेके बैठा था रॉयल, जो कि मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगा चलो अब इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया वो मैं दावत और रॉयल के जाके Amazon.com और Amazon.in पे जाके रिव्यूज़ चेक करना शुरू करें कि भाई ये प्रोडक्ट जो है, ताकि अब ये हो सकता है कि मेरे दोस्तों को अच्छा लग रहा हो, मुझे अच्छा लग रहा हो, लेकिन जनरली उतना अच्छा प्रोडक्ट ना हो। अब यहाँ पे जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखे दावत बासमती राइस के, तो ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड थे सबके जो है 4.5 स्टार रेटिंग थी। रेटिंग भी काफ़ी सारे लोगों ने दे रखी थी, 7,000 8,000 लोगों ने जो है हर एक प्रोडक्ट की रेटिंग दे रखी थी, और जो है रिव्यूज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मुझे लग गया इस कंपनी के बारे में। अब आया नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जैसे हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा था कि भाई सबसे पहले जो है हम ये पता लगाते हैं कि ये कंपनी हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है या नहीं। जस्ट उसके बाद हम पता लगाते हैं इस कंपनी को कैटेगराइज करके कि किस कैटेगरी में फॉल करती है। क्या ये एक सिक्लिकल कंपनी है, या फिर ये जो है हो सकता है कि एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, स्लो ग्रोइंग कंपनी है। क्योंकि भले ही ब्रांड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ग्रोथ नहीं हो तो स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन हमें नहीं मिल पाता है।
प्रॉफिट अगर नहीं ग्रोथ हो रहे हो, सेल ना ग्रोथ हो रही हो, तो फिर बेसिकली स्लो ग्रोइंग कंपनी में पैसा लगाने का कोई खास फायदा नहीं होता। कंपनी को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले मैं गया Screener.in पे। Screener.in पे जाके मैंने सबसे पहले LT फूड्स का जो है देखा, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी की पूरी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो वो इस समय आ रही है लगभग 2789 करोड़, लगभग 3000 करोड़ के आसपास। तो अगर देखें तो एक छोटी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ तक की कंपनी है। अब मार्केट कैप LT फूड्स का है लगभग 3000 करोड़। तो ये जो है बेसिकली एक स्मॉल कैप डोमेन की कंपनी हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो मैं देखता हूँ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके मैं देख रहा हूँ कि कंपनी की जो सेल है वो 1044 करोड़ थी, जो कि आज बढ़ के 5049 करोड़ हो गई है। तो लगभग पिछले 12 सालों में 5 टाइम्स हुई है। अब ये कितना रेट हुआ मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं जो है जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पे आके नीचे जो सेक्शन है यहाँ पे ये ऑलरेडी बताते हैं कि 10 साल की ग्रोथ कितनी है, 5 साल की ग्रोथ कितनी है। तो पिछले 10 साल में 14% की कंपाउंडेड ग्रोथ आई है इस कंपनी में सेल में। 5 साल में देखे तो 9%, 3 साल में देखे तो 9%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 1 साल में देखे तो 5%। तो सिर्फ सेल ग्रोथ के हिसाब से ये एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी तो है नहीं। हो सकता है कि ये जो है एक मीडियम ग्रोइंग कंपनी हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है लगभग 8% 7% से ग्रो कर रही है, ये कंपनी भी 9% 10% से ग्रो कर रही है। तो जो लगभग इतना इकोनॉमी है उससे ज़्यादा थोड़ी सी बेटर ग्रो कर रही है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग कंपनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो 15% वाला थ्रेशोल्ड था उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रही। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है। तो प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में 28%, 5 सालों में 31%, 3 सालों में 27%, लास्ट 12 मंथ्स में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ग्रो करे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन यहाँ पे जो है इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स ग्रो करे हैं। तो सिर्फ प्रॉफिट्स को अगर देखें तो एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन फास्ट ग्रोइंग कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो है सेल ग्रोथ प्लस प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पे ये भी क्लियर है कि ये एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी नहीं है। ये बेसिकली प्रॉफिट्स तो फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन सेल उतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर रही। अब देखते हैं, हो सकता है क्या पता ये सिक्लिकल कंपनी हो। तो कंपनी के मार्जिन्स को जाके मैंने देखा तो मार्जिन थे 9%, 9%, 12%, 10%, 11%, 10%, 12, 11, 10, 10, 11, 12, 11। तो मार्जिन एक्चुअली में बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं कर रहे थे। मार्जिन 10% से 12% के आसपास, 9 से 12 के बीच में ही जो है फ्लक्चुएट कर रहे थे। 10%, 11%, मोस्ट ऑफ द टाइम 10-11% थे। तो एक प्रीटी स्टेबल मार्जिन था। मार्जिन ऐसा नहीं था कि एक साल लॉस हो गया, एक साल 20% प्रॉफिट हो गया, एक साल 5% प्रॉफिट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मार्जिन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो डेफिनेटली ये एक सिक्लिकल कंपनी नहीं है। और ये एक्चुअली समझ भी आता है, क्योंकि मैंने बताया था सिक्लिकल कंपनीज़ में क्या होता है कि ब्रांड नहीं होता है। कंपनी अपने जो है जो प्राइस है वो खुद से नहीं जो है कमांड कर पाती। लेकिन यहाँ पे दावत एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है, तो उससे समझ भी आ रहा है कि अगर मान लीजिए राइस जो ये प्रोक्योर कर रहे हैं उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये जो है अपनी प्राइस भी बढ़ा देते होंगे, अपना मार्जिन जो है मेंटेन करके चल रहे हैं। वो एक्चुअली में नंबर्स में भी दिख रहा है। तो वो समझ में आ गया कि ये एक सिक्लिकल कंपनी नहीं है, ये एक स्लो ग्रोइंग कंपनी भी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ है, 8-10% की ग्रोथ है। प्रॉफिट्स तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली इसको अगर हम समझे तो ये एक मीडियम टू फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, यानी कि सेल के टर्म्स में देखें तो एक स्टैलवर्ट कैटेगरी की कंपनी है, प्रॉफिट्स के टर्म में देखें तो एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी एक फिक्स्ड फास्ट ग्रोइंग या स्टैलवर्ट एक फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं फॉल कर पाती है, और इस वजह से हम बेसिकली उसको एक मीडियम टू फास्ट ग्रोइंग कंपनी बोल सकते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें एक मीडियम ग्रोइंग कंपनी की है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी की है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझ में आ रही है कि भाई अगर सेल इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, 8-10% से ग्रो कर रही है, तो प्रॉफिट 25-30% से कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, राइट? तो ऐसा क्यों होता है कि भाई सेल तो नहीं ग्रो करी लेकिन प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं? तो ये चीज़ हमें क्लियरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगी। तो देखिए मार्जिन तो स्टेबल है, तो अगर हम प्रॉफिट्स देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, तो देखिए वो तो जिस रेट से जो है सेल ग्रो कर रही है उसी रेट से ग्रो कर रहे हैं। देखिए 357, 358, 376, 400, तो लगभग जो है ये 8-10% की ग्रोथ आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि अगर आप देखें कि इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपने मान लीजिए कोई लोन लिया है तो आप उस लोन का जो है इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट? तो उस इंटरेस्ट के लिए जो आप कॉस्ट भरते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इंटरेस्ट आप देखिए जो 150 करोड़ थी 2017 में, वो आज गिर के 69 करोड़ हो गई है। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट्स है
उसका लगभग लगभग जो है 90 करोड़ के आसपास तो सिर्फ इसके डेट रिडक्शन से आया है। यानी कि क्योंकि इन्होंने अपना जो कर्जा था वो वापस चुकाया, इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई और इस वजह से ये जो कंपनी है ये अपना जो प्रॉफिट है वो जो सेल है उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर पाई। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डेप्रिसिएशन देखें तो डेप्रिसिएशन तो जितनी ग्रोथ है उसी हिसाब से ग्रो कर रही है। हाँ, दूसरी चीज़ ये देखिए यहाँ पे 39% का टैक्स दिया करते थे जो कि आज 27% का हो गया है। तो मेनली हमें यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हुई, ए कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्जा जो है चुकाया और इस वजह से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई और इस वजह से इनके प्रॉफिट सेल से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इन्होंने जो टैक्स है वो अब इनका टैक्स स्लैब कम हो गया है। जहाँ ये 38% की टैक्स स्लैब में थे, ये अब जो है 27% के स्लैब में है और इस वजह से जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो फास्ट ग्रो कर रहा है। अब देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी आपका जो भी प्रॉफिट आया उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट भी भरेंगे, उसके बाद अपना टैक्स भी भरेंगे। अगर आप कम टैक्स भर रहे हैं, अगर आप कम इंटरेस्ट कॉस्ट भरेंगे तो फाइनल जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यानी कि सब कुछ भरने के बाद वो आपका जो है ज़्यादा बचेगा और इसीलिए जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पहले ही सोचनी चाहिए, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? मेरा मतलब है क्या ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो ऑलरेडी 39% से गिर के 27% हो गई है, क्या ये 20% हो जाएगी, 15% हो जाएगी? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। जो भी इन्हें टैक्स के बेनिफिट्स मिलने थे वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये चीज़ फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी और इसलिए ये चीज़ हमें माइंडफुल होनी चाहिए कि हम हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये कंपनी आगे भी 25-30% से प्रॉफिट ग्रो करती रहेगी। हाँ, पिछले 3-4 सालों में ऐसा इन्होंने किया है, लेकिन फ्यूचर में ये ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें तो हो सकता है कि हाँ ये और ज़्यादा डेट रीपे कर दें और उस वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट को थोड़ा और सेव कर लें, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है उसको ये और कम नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रेट जो है इनके लिए कम करा है, लेकिन हमेशा वो कम नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हो सकता है कि आगे ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी अगर प्रॉफिट के टर्म्स में है वो आगे जाके एक मीडियम या फिर एक स्टॉलवर्ट कंपनी जिसे कहते हैं मीडियम ग्रोइंग कंपनी वो बन जाए। तो चलिए, अब हमने इसे कैटेगराइज भी कर लिया। अब आता है एक सैनिटी टेस्ट। बेसिकली कोई भी कंपनी पढ़ने से पहले ना मैं हमेशा एक बेसिक सैनिटी टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या इसमें कोई स्कैम्स वगैरह तो नहीं है, क्या ये जो मालिक हैं इस कंपनी के, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो इस कंपनी की मैनेजमेंट है, कहीं वो उन्होंने कोई चोरी तो नहीं की हुई, कहीं उन्होंने कोई घपला तो नहीं किया हुआ पास्ट में, इस तरीके की चीज़ें। तो उसका ढूंढने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, आप गूगल पे जाइए और आप टाइप करिए कंपनी का नाम और आगे लिखिए स्कैम। तो मैंने डाला LT फूड स्कैम। तो LT फूड स्कैम में मैं जो ऊपर के 3-4 आर्टिकल्स आ रहे हैं वो खोल लेता हूँ और जो मुझे समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक चीज़ पता चली यहाँ पे, LT फूड्स वर्सेस सनस्टार ओवरसीज ऑन March 2012। अब यहाँ पे ये हमें पता चला कि कैसे एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड, वो एक राइस बनाते हैं जिसका ब्रांड नाम है इंडियन हेरिटेज, और इन्होंने इनके ऊपर केस किया है कि भाई ये जो दावत है या ये जो कंपनी है LT फूड्स, इनका भी ब्रांड है एक्चुअली, हेरिटेज करके एक और ब्रांड है जो कि काफ़ी फेमस है। तो ये बता रहे हैं कि कैसे जो है इन्होंने हमारा ब्रांड का नाम कॉपी करा है इंडियन हेरिटेज, और हेरिटेज काफ़ी सिमिलर है और इनके ऊपर कोई लीगल केस वेस चल रहा है। तो ये हमें एक नई इन्फॉर्मेशन पता चली यहाँ से, लेकिन यहाँ पे भी कोई स्कैम वाली चीज़ नहीं समझ में आती कि कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ हो। उसके बाद आता है ये क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट है, यहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं पता चला। इन शॉर्ट जो बेसिक सैनिटी टेस्ट है वो करके हमें ये समझ में आता है कि कोई मेजर फ्रॉड नहीं है जो इस कंपनी ने किया हो, एटलीस्ट ऊपर के कुछ रिजल्ट्स में तो नहीं समझ में आता। आप चाहे तो और नीचे जाके कुछ और रिजल्ट देख सकते हैं, वो काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं लगा। काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ कंपनी के जो मालिक होते हैं, कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है। जब यही एक्सरसाइज हम इनके कॉम्पिटिटर यानी KRBL जो कि इंडिया गेट बासमती राइस बनाता है उनके ऊपर करते हैं, तो KRBL फ्रॉड या KRBL स्कैम आप कुछ भी डालिए तो जो है बेसिकली जो सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है वो है KRBL शेयर्स फॉल 15% एज EDRS इट्स जॉइंट MD। इसका मतलब ये है कि जो उनके जो मालिक हैं, ये न्यूज़ भी इनफैक्ट काफ़ी रीसेंट है, 2021 की ही न्यूज़ है, ये केस बहुत सालों से चल रहा है। जो इनके मालिक हैं अनूप कुमार गुप्ता, इनके ऊपर केस चल रहा है कि जो VVIP चॉपर्स जो प्रोक्योर करे गए थे उसमें इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करवाई थी अपने इंडिया गेट बासमती राइस के थ्रू, जिसमें इन्होंने कुछ पैसे का जो है घोटाला करा था। इनफैक्ट हमें इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि भाई इस कंपनी ने कुछ घोटाले में इनका नाम आया था।
तो ऐसी कंपनी से मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उस पर जो है स्टॉक का प्राइस ड्राइव नहीं करता है, सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा ड्राइव करता है। अब ये जो न्यूज़ है ये हर साल आती है, 2021 की न्यूज़ है, 2000 इससे पुरानी न्यूज़ भी दिखाऊंगा, तो इससे पहले भी जो है एक्चुअली अभी तो रिसेंट न्यूज़ दिखा रहा है, लेकिन मैं इस कंपनी को काफ़ी सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। तो हर साल ये इनफैक्ट 8-10 सालों से ये केस चल रहा है इनके ऊपर। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं उन्होंने इनके काफ़ी सारे एसेट सीज कर रखे हैं इस केस से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें जो है चलती रहती हैं और इस वजह से ऐसी कंपनी से हमें दूर ही रहना है, क्योंकि इनमें जो है सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा स्टॉक चलता है, परफॉर्मेंस के ऊपर कम चलता है। ऐसी एक रैंडम आर्टिकल आएगा, आपका स्टॉक एक ही दिन में जो है 15-20% डाउन हो जाएगा। देखो जी, अब सैनिटी टेस्ट तो कर लिया, ये तो समझ में आ गया कि भाई कोई स्कैम वगैरह नहीं है कंपनी के साथ। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है कंपनी की स्टोरी बनाना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक छोटी सी स्टोरी बनाने के लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। एक ऐसे समझना पड़ता है जैसे कि आप उस कंपनी के ओनर बनने वाले हो, राइट। पूरी की पूरी कंपनी आप खरीद रहे हो। वो कंपनी अगर आप खरीद रहे होते तो आप उस कंपनी के बारे में क्या क्या जानते हैं, राइट। आप ये जानते हैं कि अच्छा ये कंपनी के मेन रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं, कहाँ से सेल करते हैं, किस किस रीजन में सेल करते हैं, प्रॉफिट्स अगर मान लीजिए मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स हैं तो किस किस प्रोडक्ट लाइन से कितने कितने प्रॉफिट्स कमाते हैं, राइट। उसके अलावा आप और बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फ्यूचर के एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के प्लान्स क्या हैं, डेट कैसे रिड्यूस करेंगे। तो यही सब एक स्टोरी बनाने का पार्ट है, राइट। तो अब आपके सामने मैं इस कंपनी की लाइव एक स्टोरी बनाने की कोशिश करूंगा। तो एक्चुअली इस कंपनी को मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, तो पहले बता देता हूं कि इसकी क्या स्टोरी मेरे को समझ में आई और फिर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो मेनली मुझे 5-6 सेंटेंसेस में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो हाई लेवल जो मुझे स्टोरी समझ में आई कि भाई इनके मेनली 2 बड़े ब्रांड्स हैं, जो कि है दावत और रॉयल। अब दावत इंडिया में 26-27% का मार्केट शेयर लेके बैठा है, जो रॉयल है वो यूएस मार्केट में 50% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। यूएई और साथ साथ जो आपका यूरोप हो गया, वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, अच्छा एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो मुझे इसकी क्या स्टोरी समझ में आई वो आपको बताता हूँ। अब ये समझिए, अगर मान लीजिए मुझे एक छोटे से बच्चे को बताना हो कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और उसे मुझे समझाना हो एक पैराग्राफ में कि मैं इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो स्टोरी है। तो एट अ हाई लेवल मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड, बहुत ही फेमस बासमती राइस का प्लेयर है। इसके मेनली दावत और रॉयल, जो कि इंडिया और यूएस में बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, इस वजह से ये एक डिसेंट जो इसका मार्केट है वो बासमती राइस से आता है, जो कि 85% मार्केट है। अब ये बाकी चीज़ों में ग्रो कर रहा है जो कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि रेडी टू ईट स्नैक्स हो गए, जैसे कि हेल्दी चीज़ें हो गई, जैसे कि जो है ऑर्गेनिक बेसिकली स्टेपल्स हो गए। उनमें ये वेंचर कर रहा है इन यूरोप, यूएसए एंड इंडिया। अब हर साल कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहता है। ये जो बाकी डिवीजन मैं बता रहा हूँ जो 15% है, वो बेसिकली ऑलमोस्ट 40-50% से ग्रो कर रहा है। वहीं ये जो दूसरा डिवीजन है, जो मेन कोर है 85%, यानी कि जो बासमती राइस का डिवीजन है, वो एक स्लो ग्रोइंग जो है बिजनेस है, 7-8% से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट जो है लगभग 10-12% से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ क्योंकि भाई मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये जो 15% वाला डिवीजन है, ये इतना ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, ये एक सिग्निफिकेंट, एक काफ़ी बड़ा जो है चंक हो जाएगा कंपनी का। और फिर जो है ये कंपनी एक कमोडिटी कंपनी की बजाय एक वैल्यू एडेड कंपनी की तरह परसीव होने लगेगी, और इस वजह से इस कंपनी को एक बेटर वैल्यूएशन मिलने लगेगी, और साथ साथ एक ग्रोथ भी जो है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी, और मार्जिन्स भी बेटर होंगे। हो सकता है मैंने थोड़ा लंबा बोल दिया हो, लेकिन इस बात को हम 5-6 सेंटेंसेस में भी कवर कर सकते हैं। तो ये थी इस कंपनी की हाई लेवल थीसिस। अब इस हाई लेवल थीसिस पे पहुंचने का क्या तरीका था वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरी की पूरी हाउ टू मेक अ स्टोरी वाली पूरी की पूरी थीसिस में। तो देखिए, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनी करती क्या है, राइट। तो ये कंपनी करती क्या है, ये जानने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप इसकी वेबसाइट पे ही जाके पढ़ लीजिए। तो मैं गूगल पे डालूंगा LT फूड्स, सबसे पहली वेबसाइट आ रही है LT फूड्स की, वो मैंने यहाँ पे खोल ली है। LT फूड्स की ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे इनके मेन ब्रांड्स दिखा रहा है, दावत, रॉयल, दावत ब्राउन राइस, इको लाइफ, देवाया और कारी कारी। अब देखिए, दावत तो मैंने आपको बता दिया है भाई इंडिया में जो चलता है, रॉयल भी मैंने आपको बता दिया यूएस में चलता है, दावत ब्राउन राइस भी समझ में आ रहा है। ये इको लाइफ, देवाया और कारी कारी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है दावत, ये है रॉयल की वेबसाइट। तो ये सारे के सारे लिंक्स जब मैं क्लिक करूंगा ना, तो ये सब इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स खुलेंगी। तो ये रॉयल, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आता है दावत ब्राउन राइस की वेबसाइट। इको लाइफ, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या है। तो इको लाइफ बेसिकली राइस, बीन्स, एंशिएंट ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब चीज़ें बनाने का काम कर रहे हैं। और ये जो है मिशन ओरिएंटेड, तो ये बेसिकली इनका जो यूरोप में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इनिशिएटिव है, ये वो है जो मैं बता रहा था, एक फास्ट ग्रो कर रहा है।
उसके बाद आता है देवाया। ये बेसिकली ये भी जो है इनका ऑर्गेनिक वाला ही है। नो बैंड केमिकल्स, नो फूड एनहांसर्स, नो कलर एडेड, नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। इसमें ये आटा, सूजी, बेसन, इस तरीके के जो स्टेपल्स होते हैं वो ये लोग बाहर, इंडिया के बाहर सेल कर रहे हैं देवाया ब्रांड में। और कारी कारी ये एक्चुअली में एक जापानीज स्नैक है, जो कि ये जापानीज़ कोलैबोरेशन के साथ जो है बना रहे हैं। ये राइस क्रैकर होते हैं जो जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये मेनली जो एक जॉइंट वेंचर है दावत और केमेडा, ये कोई जापानीज़ कंपनी है उसका, और इसमें ये मेनली राइस स्नैक्स बना रहे हैं। तो ये समझ में आ गया क्या बिज़नेस करते हैं। मेनली राइस का बिज़नेस करते हैं, उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, उसके अलावा कुछ रेडी टू मीट जो स्नैक्स होते हैं, जैसे कारी कारी एक स्नैक हो गया, इसका बिज़नेस करते हैं। अब नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग लेना। यानी कि जो इनका मेन बिजनेस है 85% जो कि है राइस बिजनेस, वो राइस बिजनेस में क्या क्या उसका प्रोसेस क्या है, कैसे जो है हम राइस जो बासमती राइस है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, क्या प्रोसेस है बिफोर वो जो है मार्केट में वो एक्चुअली में सेल होना शुरू होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काफ़ी बार हो सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, मान लीजिए कि भाई इंडिया में ड्रॉट आ जाए, राइट, या फिर मान लीजिए इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या मान लीजिए कि भाई मिल हड़ताल पे हो जाए, मुझे नहीं पता, इसका जो भी प्रोसेस है उस तरीके की कुछ न्यूज़ आ सकती है और इस वजह से इस कंपनी को इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसकी जो है ये प्रोसेस क्या है। अगर हमें ये पता होगा प्रोसेस क्या है तो कल को अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम सही एक्शन ले पाएंगे। तो ये जो है हमारे जो पूरी प्रिपरेशन है उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अब ये देखिए, इसके लिए मैंने एक्चुअली सर्च किया कि एक राइस मिल क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो जब मैंने उसे गूगल किया मुझे 2-3 लिंक्स जो है मिले, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो है हाउ टू स्टार्ट अ राइस मिलिंग बिजनेस इन इंडिया, इसमें इन्होंने अच्छे से समझाया कि राइस ग्रेन की प्रोसेसिंग और मिलिंग में एक्चुअली में क्या रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या है कि जब भी कोई राइस होता है उसको हम पैडी की फॉर्म में जो है प्रोक्योर करते हैं फार्मर से। पैडी में क्या होता है कि आपका बाहर का एक छिलका होता है, उसके बाद जो है अंदर से जो निकलता है उसके ऊपर ब्रांड होता है, और ब्रांड के अंदर जो है फिर उसको तोड़ के उसके अंदर से राइस निकलता है। तो देखिए पूरा आर्टिकल यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, बट आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मेरे को क्या समझ में आया कि प्रोसेस क्या है। तो देखिए जब फार्मर से प्रोक्योर किया जाता है वो प्रोक्योर किया जाता है पैडी। अब पैडी जो होता है वो ऐसे कंज्यूम नहीं किया जा सकता, पैडी को हमें राइस में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसका पूरा प्रोसेस है। तो पैडी जो होता है उसके ऊपर सबसे पहले एक छिलका होता है, उस छिलके को हटाया जाता है जो कि बनता है हस्क या भूसा। ये सबसे आउटर लेयर है। उसके अंदर से जो निकलता है वो होता है ब्राउन राइस। अब इस ब्राउन राइस के ऊपर होता है ब्रैन। अगर इस ब्राउन राइस को वाइट राइस में कन्वर्ट करना है तो इसके ऊपर का जो ब्रैन है उसे हलिंग बोलते हैं। हलिंग का मतलब उसे तोड़ा जाता है, जो ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है अंदर के राइस को, उसको तोड़ के अंदर से निकलता है राइस ग्रेन। अब राइस ग्रेन जो एक बार हलिंग हो गई, यानी कि उसके ऊपर की जो लेयर है ब्राउन वाली तोड़ दी उसे, तो जो फाइनली जो वाइट राइस निकलता है उसको हमें आगे प्रोसेस करना होता है। उसे पॉलिश वगैरह किया जाता है, उसे पॉलिश करने के बाद जो है उसे प्रोसेस किया जाता है और फाइनली उसे पैकेज की जाती है और फाइनली सेल किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्लीनिंग करी, उसके बाद पत्थर वत्थर हटाए, जो भी क्लीन साफ़ सफाई करने के बाद फिर डी हस्किंग करी, यानी कि पैडी में से जो ऊपर का छिलका है वो हटाया, फिर उसके बाद उसे सेपरेट किया, फिर उसके बाद राइस वाइटनिंग मशीन आई, फिर पॉलिशिंग मशीन आई, ग्राइंडिंग मशीन आई। तो ये था एट अ हाई लेवल पूरा का पूरा प्रोसेस। तो देखिए अब थोड़ा आइडिया तो लग गया कि एक्चुअली में ये जो मिलिंग का बिजनेस है वो कैसे चलता है। यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर घुस के हमें कोई राइस मिल थोड़ी ना खोलनी है। मेन हमारा मोटिव ये है कि एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ताकि हम जो है अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो उसमें हमें पता रहे कि हाँ भाई ये हमारे बिजनेस को या जिस कंपनी को हम जिसका स्टॉक ओन करते हैं उसे इम्पैक्ट कर सकती है। अब नेक्स्ट आता है ये पता लगाना कि इनकी जो जर्नी थी वो एक्चुअली में कैसे शुरू हुई, कहाँ से ये बिज़नेस शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक्चुअली यूट्यूब का सहारा लिया और इनकी वेबसाइट का भी सहारा लिया। तो यूट्यूब पे मैं सबसे पहले डाला LT फूड्स करके, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी वीडियो मिली जो कि मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो है इसमें बेसिकली अश्वनी अरोड़ा जो कि इस कंपनी के MD हैं वो बता रहे थे कि अपनी पूरी की पूरी जर्नी के बारे में। बट इन शॉर्ट इस वीडियो में इन्होंने क्या क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि भाई 80 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। पहले एक प्योर कमोडिटी कंपनी थी, यानी कि जो है चावल की ट्रेडिंग किया करते थे, इनका कोई ब्रांड नहीं था आज से 80 साल पहले।
1984 में इन्होंने दावत नाम का एक ब्रांड लॉन्च करा, जो कि धीरे धीरे करते 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 एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड हो गया। B2B जो कि पहले इनका बिजनेस था, वहाँ से ये B2C में एंटर कर गए, यानी बिजनेस टू बिजनेस पहले किया करते, जैसे होटल्स हो गए, केटरर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, उनको केटर किया करते थे। आज जो है B2C में ज़्यादा इनका हिस्सेदारी है, यानी कि जो हम जैसे कस्टमर्स हो गए, जो कि नॉर्मल सुपरमार्केट्स हो गई, जाकर नॉर्मल रिटेल शॉप्स हो गई, वहाँ पे। उसके अलावा इन्होंने थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिया, तो ये इस इंटरव्यू में इन्होंने बताया, तो इनकी हिस्ट्री हमारे को थोड़ी सी और क्लियर हो गई। अब कंपनी का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसके जो प्रमोटर्स हैं, उसके जो मालिक हैं, उस ऐसे लोग जो कंपनी को चला रहे हैं, उनके बारे में एक जजमेंट बनाना कि एक्चुअली में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो कैसे हैं नेचर वाइज, क्या वो हम्बल हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, या वो बहुत ज़्यादा चिल आउट लग रहे हैं। मतलब थोड़ा सा जब आप किसी इंसान से बात करते हैं, राइट, तो आप उस इंसान के बारे में कुछ समझते हैं। ऐसे इन बड़े लोगों के जो है काफ़ी सारे इंटरव्यूज़, जो टीवी इंटरव्यूज़ होते हैं, साथ साथ जो है कुछ ऐसे मतलब यूट्यूबर्स जो है इंटरव्यूज़ ले लेते हैं इनके, ये सब जो है ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह पे पड़े होते हैं, तो ये इंटरव्यूज़ देख के एक काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली में ये मैनेजमेंट कैसा है। तो सिमिलरली LT फूड्स का भी मैंने देखा है, MD के जो है मैंने डाला, तो मुझे 3-4 इंटरव्यूज़ नज़र आए। ये सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे एक एक करके। अब यहाँ पे मैं सारे इंटरव्यूज़ नहीं देखूंगा आपके साथ बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे हैं, हर एक इंटरव्यू 10-10, 15-15 मिनट का है, बट समराइज़ कर देता हूँ। इन सभी इंटरव्यूज़ को देख के जो मेरी एक धारणा बनी, वो मेरे को लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हम्बल टाइप के इंसान हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस्ड इंसान हैं, अपनी क्लियर स्ट्रैटेजी ये बता रहे हैं कि कैसे कंपनी को ग्रो कराना है। ज़्यादा जैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर गाइडेंस दे रहे हैं, उस तरीके के इंसान नहीं लगे। ये चीज़ एक और नेक्स्ट स्टेप जो मैं करता हूँ वो है glassdoor.com पे देखना। अब glassdoor.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम डाल के ये देख सकते हैं कि उसके बारे में एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं, क्या वो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं ये कंपनी, वो मैनेजमेंट को कैसे रेटिंग दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो इस पेज पे आप LT फूड्स के मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हैं। 83% लोग बोल रहे हैं कि हम इस कंपनी को रिकमेंड करेंगे। 93% लोग बोल रहे हैं हमें CEO पसंद है, हम CEO को अप्रूव करते हैं। साथ साथ ओवरऑल रेटिंग 3.7 है, जो कि एक डिसेंट रेटिंग है। एनीथिंग अबव 3.7 मैं बोलूँगा एक अच्छी रेटिंग मेरे हिसाब से। तो अब थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट का आइडिया लग गया है। अब क्या करते हैं हम बेसिकली ये पता लगाते हैं कि ये जो कंपनी है इसके रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं। ये तो देख लिया हमने कि भाई रेवेन्यू मेनली राइस प्रोडक्ट से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो हमने इनकी वेबसाइट पे देखा था, किस पर्टिकुलर सेगमेंट से कितना % रेवेन्यू आ रहा है, कौन सा सेगमेंट फास्ट ग्रो कर रहा है, कौन सा सेगमेंट स्लो ग्रो कर रहा है, ये देखने के लिए जनरली इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है काफ़ी अच्छी जगह होती है। तो इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मैं खोल देता हूँ। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस एक्चुअली में आपको मिल जाएंगी। तो इनकी वेबसाइट पे, यानी किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे एक इन्वेस्टर्स का पेज होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशंस। तो LT ग्रुप के अंदर यही इनका एक पेज है, इसमें जाके आप जो प्रेजेंटेशंस चाहें आप जाके देख सकते हैं। हर क्वार्टर पे ये अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लॉन्च करते हैं, बीच में भी अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसकी भी प्रेजेंटेशन डाल देते हैं। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जनरली कोई भी कंपनी ये सब बातें बताती है कि हमारा फ्यूचर का विजन क्या है, हमारा बिजनेस कैसा है, हम ग्रोथ कहाँ से लाने वाले हैं, क्या हमारी गाइडेंस है। और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जनरली सबसे पहले मैं जाके देखता हूँ जब भी किसी कंपनी को डिटेल में पढ़ना शुरू करता हूँ। तो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया कि ओवरऑल कंपनी के जो सेल है वो 22% से ग्रो करी, प्रॉफिट 111% से ग्रो करे। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं देखूंगा, क्योंकि आगे जाके जब हम वैल्यूएशन वाले सेक्शन पे जाएंगे तो ये सब चीज़ें हम जो नंबर्स देखेंगे screener.in या फिर किसी और वेबसाइट पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम मोर इंटरेस्टेड हैं इनके इंडिविजुअल सेगमेंट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एक एक सेगमेंट के बारे में बताया गया है। तो इस पेज पे इन्होंने बताया है कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आया। तो सबसे पहले इन्होंने बताया 83% जो रेवेन्यू है वो आया बासमती एंड स्पेशलिटी राइस सेगमेंट, जो कि इनका मेजर सेगमेंट है, जो कि हमेशा से चलता आ रहा है। जो नए बिजनेसेस हैं जैसे कि ऑर्गेनिक सेगमेंट और हेल्थ एंड कन्वीनियंस, तो ऑर्गेनिक सेगमेंट से 13% रेवेन्यू और हेल्थ एंड कन्वीनियंस सेगमेंट से 2% रेवेन्यू। अब देखिए इसमें बासमती एंड स्पेशलिटी राइस में ये बता रहे हैं कि इनके दावत, रॉयल और कुछ रीजनल ब्रांड्स जैसे कि हेरिटेज, 817 एलिफेंट, गोल्ड सील, इंडस वैली, रोजाना, दिवाया, ये सब आते हैं। ऑर्गेनिक सेगमेंट में ये बता रहे हैं कि हम सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स, फ्लोर, पल्सेस, ऑयल एंड ऑयल सीड्स, नट्स, स्पाइसेस, बेसिकली इको लाइफ इनका ब्रांड है। यहाँ पे आप इसकी पैकिंग वगैरह भी देख सकते हैं। इसमें ये 64,000 फार्मर्स एंड फैमिलीज़ के साथ जो है एसोसिएट करते हैं, यानी कि ऐसे लोगों फार्मर्स के साथ डायरेक्टली वर्क करते हैं। और US और यूरोप में इनकी लोकल प्रेजेंस है।
नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड कन्वीनियंस सेगमेंट। इसमें ये रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जैसे कि दावत क्विक कुकिंग राइस, दावत सेहत, सॉटिक सॉसेज, कपा राइस जैसे कपा नूडल्स होते हैं राइट, उसी तरीके से कपा राइस, कारी कारी जो कि जापानीज स्नैक है, रेडी टू हीट रॉयल। यहाँ पे आप इनकी ये ब्रांडिंग भी देख सकते हैं कि किस तरीके के ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भी जो है मेनली इंडिया के बाहर जो है ज़्यादा फेमस है। तो देखिए हाई लेवल पे हमने इनके सारे सेगमेंट्स देख लिए। अब इन इंडिविजुअल सेगमेंट्स में कितनी कितनी ग्रोथ है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है जो बासमती एंड स्पेशलिटी राइस, जो इनका मेन रेवेन्यू सोर्स है। वहाँ पे देखिए 8% ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में। तो FY19 में 3336 था, फिर 3550, 3884, इन 3 सालों में 8% के कंपाउंडेड रेट से जो है सेल ग्रोथ हुई है। सिमिलरली आप अगर बाकी सेगमेंट्स देखते हैं, ऑर्गेनिक सेगमेंट, ये आप देख सकते हैं 24% से ग्रो हुआ है। तो जो 13% वाला सेगमेंट है ये वो है। तीसरा जो सेगमेंट था हेल्थ एंड कन्वीनियंस, इसमें रेडी टू ईट फूड था, वो 4 करोड़ से 61 करोड़ हुआ है, 279 करोड़ से ग्रो हुआ है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर भी देखें तो FY20 और FY21 के बीच में 26 से 61 करोड़, यानी कि लगभग 2.5 गुना हो गया राइट, डबल से भी ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट। इनफैक्ट करंट ईयर में भी अगर आप देखें तो 2022 और अभी जो 9 मंथ्स हुए हैं उसमें भी ये 48% ग्रो करा है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो है वो यही सेगमेंट है, हेल्थ एंड कन्वीनियंस सेगमेंट। साथ साथ इन तीनों सेगमेंट्स के इंडिविजुअल मार्जिन्स भी इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए जो मेन इनका राइस सेगमेंट है उसमें लगभग 13% के आसपास के मार्जिन्स हैं। जो इको लाइफ यानी कि जो इनका ऑर्गेनिक सेगमेंट है उसमें 13.5% के मार्जिन्स हैं। ये एबिटा मार्जिन्स हैं। एबिटा मार्जिन्स का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। इन शॉर्ट ये ऐसी अर्निंग्स हैं जब आपने टैक्स भी नहीं दिए हैं, आपने जो मशीनें हैं उनकी डिप्रिसिएशन भी नहीं लगाई है, आपने कंपनी को, बैंक को इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, उन सब के पहले पहले जो अर्निंग्स आई ये वो अर्निंग्स होती हैं। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि जो इनका मेन सेगमेंट है, जो राइस सेगमेंट है, वो 13% के मार्जिन पे ऑलमोस्ट वर्क करता है। जो इनका ऑर्गेनिक सेगमेंट है इसका मार्जिन जो है कुछ डिक्लाइन हुआ है इस साल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13.5 से 8.7% हुआ है। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि एक्चुअली में डिक्लाइन क्यों हुआ है। सिमिलरली जो इनका रेडी टू ईट वाला है वो एक्चुअली अभी लॉस मेकिंग है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ है, ऑलमोस्ट जो है डबल हो रहा है हर साल। इस साल देखिए 50% की ग्रोथ है, लेकिन अभी तक लॉस बना रहा है, कोई भी प्रॉफिट नहीं बना रहा है ये सेगमेंट। तो देखिए बिजनेस का हमें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है इस कंपनी में क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या रिस्क हैं, ये सब चीज़ें ढूंढना। अब इसके लिए मेनली हम 2-3 चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे क्रेडिट रेटिंग, दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, और तीसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स। अब आप कहेंगे ये क्रेडिट रेटिंग क्या चीज़ है, एनुअल रिपोर्ट क्या है, कॉन्फ्रेंस कॉल क्या होती है। तो क्रेडिट रिपोर्ट सबसे पहले बताता हूँ, तो एक एक करके आपको सारी चीज़ दिखाता जाता हूँ। तो क्रेडिट रिपोर्ट का मतलब बेसिकली होता है कि अगर मान लीजिए आप एक कंपनी हैं और आप लोन लेने जाते हैं बैंक से, तो बैंक आपको बोलेगा कि अच्छा आप अपने बैलेंस शीट, अपना सब कुछ दिखाइए, अपने प्लान्स बताइए, क्यों लेना है लोन, हर चीज़ बताइए, और फाइनली बैंक आपको या तो लोन देगा या तो लोन नहीं देगा। सिमिलरली अगर कोई बड़ी कंपनी लोन लेने जाती है तो उन्हें अपनी एक रेटिंग लेके जानी होती है, और ये रेटिंग देती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे कि क्रिसिल हो गई, जैसे कि केयर हो गई। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हमारी कंपनी को कुछ रेटिंग दीजिए क्योंकि हमें बैंक से लोन लेना है। अब वो उनके बिजनेस मॉडल को देख के, उनके बिजनेस एस्पेक्ट को, उनके ऑलरेडी कितना कर्जा है उनके ऊपर, सब चीज़ें देख के, बिजनेस एनवायरनमेंट देख के उन्हें ABCD इस तरीके से रेटिंग देते हैं। तो A जो है वो बेस्ट रेटिंग है, D जो है वो वर्स्ट रेटिंग है। तो ये जो रेटिंग है वो ये रेटिंग लेके बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए ये हमारी रेटिंग है, आप प्लीज़ हमें लोन दे दीजिए। और बैंक बोलता है अच्छा आपकी या तो बहुत अच्छी रेटिंग है तो कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे देता है। अगर आपकी रेटिंग ख़राब होती है तो बैंक कहता है कि नहीं, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन देंगे, या फिर मना ही कर देते हैं कि मे बी हम आपको लोन देंगे ही नहीं। तो ये होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब आप कहेंगे ये क्रेडिट रेटिंग जो रिपोर्ट्स होती हैं ये हमें मिलती कहाँ से हैं? तो इसको ढूंढने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। screener.in पे जाइए, आपको जिस कंपनी को सर्च करना है आप उस कंपनी का नाम यहाँ पे डालिए। जैसे हम यहाँ पे डालेंगे LT फूड्स, और सबसे नीचे एंड में यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स और कंपनी की कॉन कॉल्स। तो सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। तो क्रेडिट रेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिसिल इन्हें रेट करता है, और इसकी क्रेडिट रेटिंग 16 मार्च को जो है इन्होंने आखिर निकाली है, उससे पहले 17 फरवरी को निकाली थी। और ब्रिकवर्क, तो ये 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करवा रहे हैं। और ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये जो रेटिंग देती हैं उसमें ये पूरी डिटेल रिपोर्ट देती हैं। उसमें ये बताती हैं कि इस कंपनी में हमें क्या अच्छा लग रहा है, इस कंपनी में हमें क्या ख़राब लग रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो जो है अगर आप सिर्फ ये रिपोर्ट ही पढ़ लें तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग जाती है कंपनी के ओवरऑल रिस्क और रिवॉर्ड की। तो आपको दिखाता हूँ
तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में इन्होंने सबसे पहले एक रैशनल दिया है कि हमने जो रेटिंग दी है A1, जो कि ये काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो ये जो इन्होंने लोन अप्रूव किया है 1187 करोड़ का, बोल रहे हैं कि इतना लोन आप बैंक को बोल रहे हैं कि आप इतना लोन दे सकते हैं, इसमें हमें कोई रिस्क नहीं लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझाया है और ये बताया कि ये रेटिंग हमने क्यों दी है। फिर उसके बाद की स्ट्रेंथ्स बताई हैं कंपनी की कि कौन कौन सी अच्छी बातें हैं कंपनी की, फिर कुछ की वीकनेसेस बताई हैं, और फाइनली इन्होंने जो है अपवर्ड फैक्टर डाउनवर्ड फैक्टर की कब हम रेटिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं और कंपनी के बारे में थोड़ी और डिटेल दी है। तो देखिए अब आपको बिज़नेस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी कि कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन से ग्रो कर रहे हैं, क्या रिस्क हैं, ये सब भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब इसकी एनुअल रिपोर्ट और देख लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट में मेनली जो सेक्शंस हैं मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। हमें एनुअल रिपोर्ट से मेनली जो आइडिया चाहिए वो ये कि इसमें मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्री के बारे में बताती है कि पूरी इंडस्ट्री कैसी लग रही है, इंडिया में कैसी ग्रोथ है, यूएस में कैसी ग्रोथ है, या फिर जो है अपनी कंपनी के बारे में बताती है, फ्यूचर प्लान्स के बारे में वो सब बताती है। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इसमें ये है इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। अगर आपको भी एनुअल रिपोर्ट एक्सेस करनी है तो सिंपल तरीका है, screener.in पे जाइए और LT फूड्स या जो भी कंपनी आप सर्च कर रहे हैं वो करिए, एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे हर साल की आपको मिल जाएगी। तो मैंने पर्सनली जो है लास्ट 2-3 सालों की जो है एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है। यहाँ पे आप देखिए ये इंडेक्स है इसका। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस और साथ साथ डायरेक्टर रिपोर्ट। इन 2 सेक्शंस में जो है कंपनी अपनी मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट जो है अपना एक लेटर लिखते हैं, बेसिकली बताते हैं कंपनी के बारे में। तो ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट की सैलरी वगैरह कितनी है। तो देखिए शुरू में कंपनी अपनी जर्नी के बारे में बता रही है कि कैसे 1978 में शुरुआत हुई, दावत ब्रांड बनाया, फिर लिस्ट करा 1995 से 2006 के बीच में, फिर यूएस का जो रॉयल ब्रांड है उसे एक्वायर करा, फिर और ब्रांड्स एक्वायर करे और फिर यूरोप में एक्सपैंड करा। और अभी की बात करें जो फ्यूचर 2020 एंड बियॉन्ड की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, हम जो अपनी फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो ये सब जो है ये की बातें बता रहे हैं। फिलहाल मैसेज फ्रॉम द मैनेजमेंट ये आ गया, जो मैं सेक्शन कह रहा था कि मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करी हुई हैं, तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ कि इसमें मैनेजमेंट क्या बता रही है। तो इसमें देखिए बता रहे हैं कि भाई ये बता रहे हैं कि फ्यूचर की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या नज़र आते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि रेडी टू ईट सेगमेंट में वी लॉन्च दावत कप्पा राइस, यानी हमने जो कप्पा राइस है वो लॉन्च किया, फोर्टिफाइड राइस प्रोडक्ट लॉन्च करे। उसके अलावा जो है बैग एंड बॉयल, बेसिकली ये नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करे हेल्थ सेगमेंट में। जो मेन ग्रोथ आ रही है मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो ग्रोथ नंबर्स में भी दिख रहा है कि मेनली जो ऑर्गेनिक सेगमेंट है और जो हमारा जो बेसिकली रेडी टू ईट वाला या हेल्दी सेगमेंट जिसे ये बोल रहे हैं वो, वहाँ पे इसमें भी ये वही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ये लोग नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि भाई जो ऑर्गेनिक सेगमेंट है 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ साथ ये बता रहे हैं कि भाई हेल्थ सेगमेंट में हमने 45% ग्रो करा। तो यही सब बातें जो है इसमें बता रहे हैं। आप चाहें तो इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये लोग ऑलरेडी जो है प्रेजेंट हैं। तो इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी इनके मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन में वो थी कि इन्होंने कुछ की ट्रेंड्स बताए जो इंडस्ट्री में हो रहे हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और मुझे लगा कि हाँ एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। तो मेगा ट्रेंड्स इन्होंने बताए। पहला है हायर स्पेंडिंग कैपेसिटी। इसमें बोल रहे हैं कि भाई इंडियंस की जो सैलरीज वगैरह हैं वो बढ़ रही हैं, तो अब काफ़ी लोग बासमती राइस स्विच कर रहे हैं। पहले जो नॉर्मल चावल खा रहे थे वो अब बासमती राइस अब खाना शुरू कर रहे हैं। दूसरा आता है ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस। तो हम आसपास देख भी रहे हैं कि लोगों की हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, काफ़ी लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो है बाहर के जो कंट्रीज़ हैं उसमें और ज़्यादा वैलिड है। नेक्स्ट इन्होंने बताया फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। रिलायंस ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो ई कॉमर्स की सेल्स बढ़ रही हैं। एक और मेगा ट्रेंड बताया, इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, कस्टमर जो है वो और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो ये इन्होंने कुछ की ट्रेंड्स बताए। उसके अलावा इंडस्ट्री ग्रोथ में इन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेटा मुझे बताया जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। वो ये कि देख सकते हैं आप यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाई है। इसमें ये बता रहे हैं कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं बासमती राइस की वो किस तरीके से ग्रो करें। तो देखिए 2016-17 में आप देख सकते हैं जो नॉन बासमती राइस मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ बासमती राइस देखूंगा क्योंकि ये लोग बासमती में ही ज़्यादा डील करते हैं। तो 3.99 मिलियन मीट्रिक टन इतना एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि आज 2020-21 में 4.63 मिलियन मीट्रिक टन ये क्वांटिटी के टर्म्स में है। तो इसको मैंने कैलकुलेट करा तो 3.99 से 4.63 इन ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। तो 4 साल में ये लगभग जो है 2.5 से 3% बनता है। तो एट अ हाई लेवल जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ 3% से ही ग्रो कर रही है।
लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को बीट कर रहे हैं, इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इनका जो बासमती सेगमेंट है वो 7-8% से ग्रो कर रहा है। बाकी जो नए सेगमेंट्स हैं वो भी छोटे सेगमेंट्स हैं, लेकिन वो एक सेगमेंट ऑलमोस्ट जो है 40-50% से ग्रो कर रहा है और एक सेगमेंट ऑलमोस्ट 25-30% से ग्रो कर रहा है। तो इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट है ओवर कंपेयर टू द इंडस्ट्री ग्रोथ। एक और अच्छा डेटा जो मुझे यहाँ पे मिला वो ये था कि ये देखिए, ये स्पेशलिटी राइस यानी बासमती राइस में 9 मिलियन मीट्रिक टन टोटल प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें कि 8 मिलियन मीट्रिक टन इंडिया में प्रोड्यूस होता है और 1 मिलियन मीट्रिक टन वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। यानी कि जैसे मैंने बताया था, इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ ये 2 कंट्रीज़ हैं जो बासमती राइस में डील करते हैं। उसमें भी ऑलमोस्ट 9 में से 8 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो इंडिया में ही ग्रो होता है। तो इंडिया के पास एक काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज है इस ब्रांड को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ करने का, बासमती के ब्रांड को। उसके अलावा एक ये टेबल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें इन्होंने जो बाकी इनके जो छोटे सेगमेंट हैं, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, ऑर्गेनिक फूड हो गया, उसकी यूएस में ग्रोथ बताई है, यूएस डॉलर में। तो देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री भी 8.5% से ग्रो कर रही है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की। ऑर्गेनिक एंड पैकेज्ड की 12% से इसका प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है, और ये बेवरेज में, वहीं अगर मैं इसके कंजम्पशन की बात करूं तो ये 9% से ग्रो कर रहा है पिछले 2017 से लेकर 2020 तक। तो एट अ हाई लेवल जो नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स जिनसे इन्होंने एंटर करा है, वो इंडस्ट्री भी एक डिसेंट रेट से ग्रो कर रही है, और ये उस रेट को काफ़ी अच्छे से आउटबीट कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अब आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको ये पूरी एनुअल रिपोर्ट छांटने का मन ना हो तो एक वेबसाइट है जो कि ये सब कुछ जो है आपको समराइज़ करके दे देती है। उसका नाम है tijorifinance.com। तो तिजोरी फाइनेंस पे अगर आप जाएंगे और आप कंपनी को सर्च करेंगे एलटी फूड्स, तो यहाँ पे जो मैंने आपको डेटा बताया वो सब ये लोग ऑलरेडी निकाल के यहाँ पे दे देते हैं आपको। कि देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो इनका रेवेन्यू है वो राइस से ऑलमोस्ट 90% आ रहा है, किस किस सेगमेंट से कितना कितना रेवेन्यू आ रहा है, साथ साथ किस कंट्री से कितना रेवेन्यू आ रहा है। इंडिया 30%, यूएसए 36%, यूरोप 20%, मिडिल ईस्ट 8%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 6%। सिमिलरली ये भी बता रहे हैं, ये सब डेटा ये खुद नहीं बना रहे हैं, ये एनुअल रिपोर्ट में से निकाल के आपके लिए यहाँ पे चार्ट्स बना के देते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप सोर्स पे जाके डायरेक्टली देख भी सकते हैं कि ये डेटा इन्होंने एक्चुअली में कहाँ से निकाला। तो देखिए ये डेटा इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से निकाला हुआ है। तो एक और इम्पॉर्टेंट डेटा जो मुझे लग रहा है वो है नेट प्रॉफिट ब्रेकअप, जिसमें ये बता रहे हैं कि जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है ये इसमें ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड कितना है। तो 67% तो ये एक्चुअली में जो दावत, रॉयल जितने ब्रांड्स हैं उसमें से आ रहा है, और 24% जो है ये प्राइवेट लेबल से आ रहा है, 8% ऑर्गेनिक रेवेन्यू। तो प्राइवेट लेबल क्या है? तो प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि ये जो सुपर मार्केट्स जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस की सुपर मार्केट है, तो ये रिलायंस को बोलते हैं कि आप हमारे से चावल ले लीजिए, आप अपनी ब्रांडिंग करके बेच लीजिए। यानी कि ये एक लोअर मार्जिन बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस है। इसमें इनका अपना ब्रांड यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें जो ब्रांड है वो एक्चुअली में मे बी रिलायंस का होगा, मे बी अगर कोई और सुपर मार्केट है, मान लीजिए मोर की सुपर मार्केट है तो मोर का होगा, या जितने भी ये सप्लाई कर रहे हैं ये B2B बिजनेस है, जिसे हम प्राइवेट लेबल बिजनेस बोलते हैं। तो आई होप आपको ऐसा ना लग रहा हो कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डेटा दिए जा रहा हूँ। ये एक्चुअली मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ कि एक्चुअली में रिसर्च करनी कैसे है। अब यहाँ पे ये सारा डेटा उतना रेलिवेंट नहीं है। एक्चुअली में आपको जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, अल्टीमेटली आपको सिर्फ वो ही देखना है। जब आप लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये हर डेटा जो है, इतने सारे डेटा अगर आप लेंगे तो एक्चुअली में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमें देखना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा एक्चुअली में है क्या। फाइनली ये पूरा कुछ पढ़ने के बाद जो इनकी मेन अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर की, वो देख लेते हैं। तो जो मेन अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को समझ में आती हैं ये सब पढ़ने के बाद, वो आती हैं कि जो नए प्रोडक्ट सेगमेंट हैं वो तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही। उसमें जितने भी ये नए सेगमेंट लॉन्च कर रहे हैं, तो जो 13% है वो अगर बढ़ के 15%, 18%, 20% हो जाता है, राइट। तो जब नंबर्स देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि भाई अगर ये ऐसे ही 40-50% से ग्रो करता रहा तो आने वाले सालों में ये कितना परसेंट हो जाएगा, कितना रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करेगा। ये हो गई हमारी अपॉर्चुनिटी। और नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेट रिडक्शन। अगर ये अपने कर्जे को और ज़्यादा कम करते हैं, जो कि एक्चुअली में ये बोल भी रहे हैं कि ये करेंगे, तो और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी अगर और ज़्यादा रिड्यूस करते हैं, तो वहाँ से जो है इनको थोड़ा सा और बूस्ट मिल जाएगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को। फाइनली इस कंपनी की समरी बनाते हैं। तो समरी मैंने बनाई है, एलटी फूड्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जिसमें दावत, रॉयल इंडिया और यूएसए में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। द कंपनी इज़ मूविंग अप द वैल्यू चेन बाय एंटरिंग इनटू ऑर्गेनिक रेडी टू ईट स्नैक। तो बेसिकली
वैल्यू चेन में ऊपर मूव करने का मतलब है कि भाई कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस कर रही है ऑर्गेनिक में, और उसमें जिसकी वजह से अभी ज़्यादा बेटर टाइप के बिजनेस है, कमोडिटी बिजनेस से ना होके जो है वो और ज़्यादा बेटर मार्जिन आप कमांड कर सकते हैं। वैल्यू चेन में ऊपर मूव करने का मतलब होता है कि आप कस्टमर के और ज़्यादा क्लोज पहुंच रहे हैं और ज़्यादा ब्रांडेड उसमें पहुंच रहे हैं। फाइनली उसके बाद मैं बोल रहा हूँ बासमती राइस इज़ द कोर प्रोडक्ट, इज़ अ स्लो ग्रोअर। तो बासमती राइस जो है बेसिकली एक स्लो ग्रोइंग है जिसमें 7-8% की ग्रोथ आप देख सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट्स जो है जो 15% ऑलरेडी हो चुके हैं, दे आर वेरी फास्ट ग्रोअर, 30-40% ग्रो कर रहे हैं। फाइनली दे आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एवरी ईयर एंड मैनेजमेंट इज गाइडिंग एन एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन बाय फ्रॉम 12% टू 13.5% इन 5 years। तो फाइनली ये जितना भी हमने पढ़ा ये उसकी एक शॉर्ट समरी हो गई 5-6 लाइन्स में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से कि किस तरीके से है ये डेटा कहाँ से मिलता है, कैसे हम कंपनी की स्टोरी बनाते हैं, कैसे एक हाई लेवल आइडिया बन लेते हैं पूरी कंपनी के बारे में। तो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए हम इस पूरी कंपनी को खरीदना चाहते हो, राइट। तो हम एक एक चीज़ उसकी देख रहे हैं अंदर तक जाके, अच्छा मैनेजमेंट कैसा है, अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसे हैं, अच्छा आगे क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, अच्छा डेट रिडक्शन कर रहे हैं या नहीं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं या नहीं, कहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आएगी भी या नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस करी, लेकिन अभी भी एक मन नहीं बना पा रहे हैं, राइट, कि इस कंपनी को इसका शेयर अच्छा है या नहीं ये कैसे पता लगाएं। स्टोरी तो बना ली, सिर्फ इस स्टोरी के बेसिस पे शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए अब हमने कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, काफ़ी हद तक हमें ये आइडिया लग गया है कि कंपनी के की ट्रिगर्स कौन से हैं, कौन कौन से मेन रिस्क हैं, साथ साथ हमने पूरी कंपनी की स्टोरी भी एक बना ली है। अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और वो है कंपनी की वैल्यूएशन। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और हमें उस कंपनी को उस इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ता खरीदना चाहिए ताकि हम जो है एक अच्छी प्राइस पे जो है उस कंपनी को बाय कर सकें और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो चलिए अब ये एक्सरसाइज हम इस केस स्टडी में करते हैं। तो दावत इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी वैल्यू जिससे सस्ते पे खरीदने पे ये कंपनी हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या मैं इस कंपनी में पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं यूजिंग दिस केस स्टडी जो मैंने आपके साथ की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे कि अभी तक हमने जो 3 सेगमेंट्स की बात करी थी, सबसे पहला इनका बासमती सेगमेंट, दूसरा इनका जो ऑर्गेनिक सेगमेंट है और तीसरा इनका जो हेल्थ वाला सेगमेंट है जिसको मैं न्यू प्रोडक्ट्स बोल रहा हूँ। तो इन तीनों सेगमेंट्स को इंडिपेंडेंटली देखेंगे, उससे जो है हम इनकी इंडिपेंडेंटली जो ग्रोथ रेट्स जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है और जो मार्जिन्स मैनेजमेंट गाइड कर रही है वो सब देख के कंबाइंड एज अ कंपनी उसकी क्या ग्रोथ रेट निकल के आती है ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो मैं टेबल दिखा रहा हूँ ये 2022 के करंट रेवेन्यूज़ हैं। इसमें मैंने तीनों सेगमेंट के रेवेन्यूज़ अलग अलग जो है क्वांटिफाई करे हैं। तो अभी ये साल एक्चुअली में पूरा नहीं हुआ है, क्वार्टर 3 चल रहा है तो एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन मैंने माना है कि जितना जो है अभी तक के जो पिछले 4 क्वार्टर हैं वो लगभग उतना ही आएगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है वैल्यूएशन में। आपको एक जनरल आइडिया चाहिए, आपको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई एग्जैक्ट ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जनरली एक बैंड की तरह होता है। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई अभी एक ओवर वैल्यूड है कंपनी या फिर अभी अंडर वैल्यूड है या कंपनी फेयरली वैल्यूड है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कंपनी के 2022 के रेवेन्यूज बासमती सेगमेंट, ऑर्गेनिक सेगमेंट, न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट और बचे हुए जो अदर सेगमेंट से जो सेल्स हैं उसको मैंने यहाँ पे एंटर करा है। और हर सेगमेंट के लिए जो अलग अलग मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है और जो हिस्टोरिक अभी तक गाइडेंस रही है जिस रेट से जो है ये कंपनी ग्रो करी है अलग अलग सेगमेंट से, उससे जो है मैंने ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी है कि आगे आने वाले कुछ सालों में क्या ग्रोथ रेट्स होने चाहिए। तो बासमती सेगमेंट में मैंने माना है कि हर साल 9% से ऑन एन एवरेज ग्रो करेगी, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखें तो लगभग 9-10% से ग्रो करी है। अब ये कोई एक रिजिड नंबर नहीं है, ये सब एक अजम्पशंस हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये 9% सही है या नहीं, इसकी जगह पे हमने 15% क्यों नहीं डाला। तो देखिए 15% भी डाल सकते हैं। ये जो है एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 9-10% से ग्रो करा है, इंडस्ट्री भी लगभग इतने से ग्रो कर रही है। जब हमने इंडस्ट्री वाली चीज़ देखी थी तो हमने देखा था। और साथ साथ इनके जो की ट्रिगर्स हैं बासमती सेगमेंट में वो अभी इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है कि 25-30-20% की ग्रोथ हो। मैनेजमेंट भी जो है यही मान के चल रही है कि लगभग इतनी ही ग्रोथ आएगी और इसलिए जो है हमने इसमें 9% की ग्रोथ मानी है। तो 9% की ग्रोथ के हिसाब से जो आज 4190 करोड़ के रेवेन्यूज़ हैं बासमती सेगमेंट में, वो आज से 4 साल बाद यानी 2026 में हो जाएंगे 5915 करोड़ के। दूसरा सेगमेंट आता है ऑर्गेनिक सेगमेंट, जहाँ पे ये पल्सेस वगैरह ऑर्गेनिक पल्सेस हो गई, ये सब चीज़ें बेचते हैं।
अब ऑर्गेनिक सेगमेंट में हिस्टोरिकली जो ग्रोथ आई है वो 25 से 30% की आई है, क्योंकि ये एक छोटा सेगमेंट है, सिर्फ करंटली जो है सिर्फ 12-13% पूरी कंपनी का ऑर्गेनिक सेगमेंट से आता है सेल। तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि जब छोटा होता है बिजनेस तो ग्रो करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अब वो उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करके अपने नए प्रोडक्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करा सकते हैं। तो इसमें मैंने माना है कि इस साल देखिए 23% की ग्रोथ आई है, तो मैंने माना है कि नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, जो इनका ऑर्गेनिक सेगमेंट है, और जैसे जैसे ये बड़ा होगा ग्रोथ जो है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्लो होना शुरू हो जाएगी। और इसलिए मैंने जो है 23% की बजाय मैंने 20%, जो कि मेरे हिसाब से एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, वो डाला है। अब आप बोलेंगे 20% क्यों डाला है, 25 क्यों नहीं डाला, 15 क्यों नहीं डाला? तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, आप जैसा चाहें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हम यहाँ पे एक रफ एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे 15% डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, 20% डाल के, 25% डाल के, आपको जो सही नंबर लिखे वो आप यहाँ पे डालिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एज क्लोज टू द रियलिटी रहना है, आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्ज नहीं होना। अगर मान लीजिए कि भाई आपने डाला 30% लेकिन ग्रोथ आई सिर्फ 20%, राइट, तो आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा आएगी जो उसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे। इसलिए यहाँ पे हमारा गोल ये है कि थोड़ी कम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक अगर सस्ता मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक महंगा नहीं खरीदना है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंजर्वेटिव एस्टिमेट डाल रहे हैं। तो इसमें हमने 20% की ग्रोथ मानी है, तो जो 606 करोड़ की सेल FY22 में रही है वो इस हिसाब से 20% से ग्रो करते हुए ऑलमोस्ट 1257 करोड़ की सेल हो जाएगी इन 26 यानी 2026। फाइनल सेगमेंट न्यू प्रोडक्ट या जो बेसिकली जो हेल्थ डिवीजन जिसे ये बोलते हैं, उसमें 110 करोड़ की सेल आई थी, जो कि इसमें ऑलमोस्ट 45% की ग्रोथ आई थी इस साल यानी कि FY22 में। अब मैंने माना है कि भाई जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा इसकी ग्रोथ भी थोड़ी थोड़ी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी, और इसीलिए मैंने ग्रोथ 40% उसके बाद कम करके 35%, फिर 30%, 25%, तो धीरे धीरे मैंने ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है। तो ये जो 110 करोड़ की सेल है ये आज से 4 साल बाद बनती है 338 करोड़ की। अब आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें एक्चुअली किया क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है सबके लिए कि भाई जो भी मेरा नंबर है उसको 1 प्लस जो भी ग्रोथ रेट है उससे मल्टीप्लाई करके, तो भाई अगर 40% ग्रोथ रेट है तो 1.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फाइनली अदर सेगमेंट, इसके लिए मैनेजमेंट अभी तक कुछ भी गाइडेंस नहीं दे रही है। ये जनरली ऐसा सेगमेंट है जो कि पीपीटी में इनफैक्ट क्लासीफाई भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने माना है कि ये स्टेगनेंट रहेगा, 143 करोड़ की सेल ही रहेगी आने वाले 4 सालों में। अब यहाँ पे इसको मैं टोटल करता हूँ तो फाइनल 2026 में जो सेल आती है वो आती है बासमती सेगमेंट की सेल प्लस ऑर्गेनिक सेगमेंट की सेल प्लस न्यू प्रोडक्ट या फिर जो कि बेसिकली इनका हेल्थ डिवीजन है उसकी सेल प्लस अदर सेगमेंट। तो टोटल सेल आती है इन 2026 वो आती है 7,652 करोड़, जो कि आज है 5,049 करोड़। और इसी तरीके से मैंने हर साल की जो है फाइनल सेल निकाल ली है, जो कि एक रफ एस्टिमेट है। अब ऐसे हो क्या रहा था कि इंडिपेंडेंटली जब मैं हर सेक्शन को बोल रहा था कि ये फास्ट ग्रोइंग है, ये सेगमेंट स्लो ग्रोइंग है, तो कंपनी लेवल पे ग्रोथ का आइडिया नहीं लग पा रहा था, राइट। अब यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये जो तीनों सेगमेंट हैं अगर इन्हें मिला के कंपनी लेवल पे देखा जाए तो हर साल 10 से 11% की ग्रोथ नज़र आ रही है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने इनको टोटल कर लिया है और पिछले साल के कंपैरेटिवली यानी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, दिस ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इन 200। बेसिकली यहाँ पे मेरे को परसेंटेज मिल गई कि कितनी परसेंटेज ग्रोथ आ रही है हर साल। तो 10.7, 10.9, 11%, 11.1%। यहाँ पे आइडिया ये था कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना कि कंपनी किस ग्रोथ रेट से ग्रो कर सकती है, जो कि इस शीट से मुझे समझ में आ रहा है कि 10 से 11% के बीच में ये कंपनी आराम से ग्रो कर सकती है ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स।